हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग उदाहरण 5, 6, 7 चैप्टर 1 का एनसीईआरटी बुक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बता दें कि प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो उदाहरण 4 तक देखना है तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि वास्तविक संख्या आपको पता ही होगा, वास्तविक संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। हम लोग का चैप्टर चल रहा है भाई और चैप्टर 1 है। और जो उदाहरण नंबर 5 जो है, आपको जो उदाहरण नंबर 5 नज़र आ रहा, हम लोग जो उदाहरण करेंगे ना तो एनसीईआरटी बुक का करेंगे, न्यू एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उदाहरण 5 क्या कह रहा कि सिद्ध करे कि √3 जो है ना, सिद्ध करना आपको कि √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, क्या भाई, एक इरेशनल नंबर, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपको यही प्रूव करना, क्या करना है, प्रूव करना। ठीक है, समझे बात को। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग का प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, देखिए सिर्फ आपको एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना बल्कि उदाहरण पे भी फोकस करना है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जो मैट्रिक एग्जाम होता है, डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में ना उठा लिया जाता है क्वेश्चन उदाहरण से भी। ठीक है, तो इस तरह का क्या कहते हैं, क्वेश्चन से सिद्ध करने वाला अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है ना, चलिए भाई हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते भाई हम लोग प्रूफ में, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ। ठीक है, देखिए प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं प्रमाण। क्या बोलते हैं भाई, प्रमाण बोलते हैं हम लोग हिंदी में, प्रमाण। क्या बोलते हैं, प्रमाण। ठीक है ना, तो यहाँ पे उल्टा ऑपोजिट मानेंगे, जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, हमको क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूफ करना, प्रूफ करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि √3 जो एक परिमेय संख्या, यदि संभव हो तो, ध्यान दीजिएगा, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। यदि संभव हो तो माना कि √3 जो है ना एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा कि √3 जो होगा ना, √3 जो होगा P/Q के रूप में लिख सकते हैं आप। बोलिए जी भैया, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या आप, P जहाँ P और Q पूर्णांक मतलब इंटीजर है, पूर्णांक है, तथा Q0 = 0, Q0 = 0 मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तथा और, ठीक है, और P और Q में उभयनिष्ठ संख्या 1 के अलावा कोई दूसरी नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या 1 के अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं है। ठीक है ना, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q0 = 0 नहीं है, तथा P और Q में उभयनिष्ठ संख्या, देखिए उभयनिष्ठ संख्या 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। देखिए उभयनिष्ठ संख्या मतलब HCF। ठीक है ना, P और Q में जो है ना HCF जो है 1 है, ओनली कितना 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, मतलब HCF कोई दूसरा नहीं है, और HCF 1 ही है। ठीक है, और P और Q में ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, हम दोनों तरफ वर्ग करते भाई। देखिए √3 है, ठीक है ना, बराबर क्या है, P/Q है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, √3, देखिए √3 इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इतना 3, इधर देगा तो P² / Q² हो जाएगा, P² /
देखिए p होल स्क्वायर है तो p का भी स्क्वायर और नीचे q का स्क्वायर भी, q का स्क्वायर हो जाए नीचे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा जो q स्क्वायर जो है बट्टे में मतलब भाग में, इधर गुना में हो जाएगा तो इधर तो 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा q स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बोले तो पी स्क्वायर, ये जो हम लोग का RHS में है ना पी स्क्वायर, इसको LHS में लेकर आते हैं, मतलब साइड को चेंज कर लेते हैं। पी स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू स्क्वायर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ से एक बात हम लोग को देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य है। पी भी देखेंगे, पी भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? देखिए पी स्क्वायर जो है ना 3 से पूर्णतः विभाज्य, पी भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक ना। तो इसको इक्वेशन सेकंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग माना कि कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, माना कि ठीक है ना, P बराबर 3K, जहाँ K जो है ना कांस्टेंट, क्या भाई, K जो है अचर राशि, मतलब कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, क्या भाई कांस्टेंट। समझे बात को यहाँ तक क्लियर? कुछ डाउट बोलिए जी नहीं, तो इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पुनः कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग, पुनः, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए p का होल स्क्वायर बराबर 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बोले तो p का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर k स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को? आप लोग यहाँ तक नोट डाल कीजिए, फिर हम लोग इससे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 जो था हम लोग का कि पी स्क्वायर इक्वल टू था 3Q स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे हम लोग, इक्वेशन सेकंड में देखे तो पी स्क्वायर इधर पी स्क्वायर आपस में बराबर है, तो आप LHS बराबर हो गए तो RHS भी बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो 3K स्क्वायर, ध्यान दिएगा 3K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9K स्क्वायर। यहाँ से बोले भैया ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से बोले तो Q स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9/3, ये बट्टे में आ जाएगा 3 K का स्क्वायर। यहाँ से बोले 3 कम 3 3 9 आ गया, तो यहाँ से बोले Q स्क्वायर जो है ना, Q स्क्वायर बराबर कितना आया, 3K स्क्वायर आया, 3K स्क्वायर आया। Q स्क्वायर जो है बराबर कितना आया, 3। देखिए भाई यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, अतः करके लिखेंगे हम लोग, अतः Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए Q भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यहाँ से बात समझ में आया? बोले जी भैया Q स्क्वायर जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, Q भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे P स्क्वायर भी 3 से पूर्णतः विभाज्य था और P भी 3 से पूर्णतः विभाज्य था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना है P और Q का ध्यान दीजिएगा, P और Q दोनों जो है ना, दोनों P और Q दोनों 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा देखिए कोई संख्या है और वह संख्या से जो संख्या मतलब जो भाजक है पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, एक फैक्टर हो गया, एक तरह से गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। बोले जी गुणनखंड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अगर हम बोले, ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ बताते हैं आपको। जैसे कि हम बोले क्या कि हम लोग का कोई संख्या है क्या 25 है ना, इसको तोड़े तो 5 × 5 आ गया, तो 5 और 5 जो है हम लोग का 5 और 5 जो है 25 का क्या है, फैक्टर है। 5 क्या है, 25 का फैक्टर है, ठीक ना। तो अगर 5 से अगर विभाजित हो गया मतलब फैक्टर का रहा है 5, तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा P और Q दोनों 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो अर्थात P और Q में
3 उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना ये 3 है, ठीक है। पी और क्यू में ना उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना 3 है, बल्कि हम लोग का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, बल्कि लेकिन बट पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो ऐसा फॉलो किया नहीं ना, 1 का अलावा दूसरा कुछ और आ गया, तो इसलिए लिखेंगे अतः इसीलिए हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। हम लोग का वही फाइनली प्रूव्ड हो चुका है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? बोलिए जी भैया क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या करा कि सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, यही आपको सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग प्रूफ में, किसमें भाई प्रूफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रमाण, ठीक है ना। चलिए तो माना कि हम लोग कर लेंगे, माना कि ए और बी सअभाज्य संख्या है, जहाँ B0 0 और ए और बी जो है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, इंटीजर है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 5 - 3 = ध्यान दीजिएगा A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर बोले जो हम लोग का जो 5 जो है, हम लोग जो 5 है ये क्या है, जो हम लोग का 5 है ना, इधर 5 चले जाएगा, ठीक है। देखिए तो -3, ध्यान दीजिए -3 बराबर आएगा A/B -5 आ जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये माइनस जो है ना, माइनस जो है, तो माइनस जो है हम लोग का ये माइनस इधर लेकर चले जाते हैं हम लोग। तो √3 ध्यान दीजिएगा √3 बराबर, ठीक है। देखिए माइनस को इधर लेकर आते हैं तो A/B -5 हो जाएगा। यहाँ से बोले तो ध्यान दीजिएगा √3 आया हम लोग का, √3 आया क्या भाई हम लोग का, अगर बोले तो -A/B -+5 आया, ठीक है। यहाँ तक समझे। और यहाँ पे अगर हम बोले क्या बोले, यहाँ पे अगर हम बोले क्या बोले भाई हम लोग, अगर बोले यहाँ पे कि यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? बोले जी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बोले ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे A/B मतलब ए और बी क्या है हम लोग का, क्या बताइए, ए और बी पूर्णांक। इसको भाई इस तरह से लिख सकते हैं √3 = 5 - A/B लिख सकते हैं यहाँ पे। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं आप 5 - A/B इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखाई पड़ता है हम लोग, यहाँ जो है ना
ए और बी क्या बताइए, यहाँ ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, बी जो है ना पूर्णांक मतलब इंटीजर है, इंटीजर है, इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का 5 माइनस, ध्यान दीजिएगा 5 माइनस ए बटे बी जो है ना एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है, क्या है रेशनल, आर मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है समझ रहे बात को, तो समझ रहे कुछ बात को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एक परिमेय संख्या, तो इससे पता चलता अतः √3 एक लिखेंगे क्या, तो ऐसे लिख दिया 5 माइनस ए बटे बी जो है ना एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, तो है, और इसी समय अर्थात ध्यान दीजिए अर्थात, ठीक है ना, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है भाई। हम लोग जानते हैं ना, अभी सिद्ध किए हैं कि √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, लिखेंगे क्या ऐसे कि हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। √3 जो है ना हम लोग का, अभी हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या, गलत है। √3 एक अपरिमेय, अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात गलत है अर्थात, ठीक, अर्थात √3 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः अब फाइनली लिख देंगे हम लोग 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है हम लोग का, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया हम लोग का। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखे नहीं शुरुआत में, आपको लिखना पड़ेगा कि यदि संभव हो तो 5 माइनस √3 माना कि यदि संभव हो तो ऐसे लिखिए, यदि संभव हो तो 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसके बाद माना कि ए और बी जो है ना सअभाज्य संख्या है, ठीक है, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी पूर्णांक है। आप इस लाइन को एक बार यहाँ पे लिख दीजिएगा शुरुआत में, शुरू में, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा दे नीचे की तरफ, ठीक, बॉक्स में यहाँ पे, यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक। आपको माना कि करना होगा पहले, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आप लिख दीजिएगा भाई इस लाइन को यहाँ पे, ठीक है। हम लोग चलते भाई नेक्स्ट है उदाहरण की तरफ, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण 7 कहता है हम लोग का, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर है। यदि संभव हो तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। समझे बात को यहाँ तक, समझ गए, बोले जी भैया समझ गए। इसलिए 3√2 जो होगा ना P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलेंगे जी भैया लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। लेकिन जहाँ P और Q जो है ना हम लोग का, जहाँ P और Q जो है, P और Q पूर्णांक मतलब इंटीजर है, तथा Q0 इक्वल टू 0 जो है ना, Q जो है भाई 0 के बराबर नहीं है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है,
0 के बराबर नहीं है तथा P और Q में 1 के अलावा कोई दूसरी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब HCF सिर्फ 1 है। ठीक है ना, P और Q में जो है ना HCF सिर्फ कितना है, 1 है। क्या है, ओनली 1 आना चाहिए। कितना भाई, HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत? बोले जी नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 3√2 इक्वल टू P बटे Q की फॉर्म लिखे, Q नॉट 0, और जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल 0 नहीं है तथा P और Q में एक के अलावा कोई दूसरी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करते भाई हम लोग। तो 3√2 बराबर P बटे Q वर्ग करते हैं। ठीक है, इधर वर्ग मतलब स्क्वायर, समझ रहे हैं? देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का √2 का स्क्वायर करें 2 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो P का स्क्वायर बट्टे Q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बोले तो 9 2 18 सॉरी, तो 9 2 18 आ गया, तो 18 लिख देंगे बट्टे P स्क्वायर, माफ़ कीजिए, बराबर P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। एक काम करते हैं हम लोग, क्या Q स्क्वायर जो है ना इधर गुना में लेकर आते हैं, तो 18 इंटू Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से बोले भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, RHS जो है ना इसको LHS में लेकर आते हैं, LHS को RHS में लेकर जाते हैं, तो P स्क्वायर बराबर 18 इंटू Q स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गया। अब फिर हम लोग माना की करेंगे अगेन पुनः से। ठीक ना, पुनः माना की क्या भाई, माना की क्या करेंगे बताइए, माना कि P बराबर 18 इंटू K, जहाँ K जो है ना कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है। ठीक है, मतलब अचर है। ठीक है, कांस्टेंट है। यहाँ तक समझे? दोनों फिर लिखेंगे क्या, अगेन दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का स्क्वायर हो जाएगा 18 इंटू K का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए P स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 256, कितना है, 256 होता है ना, माफ़ कीजिएगा 324, कितना था भाई, 324 होता है, K स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ तक समझ में आया, लेकिन एक लाइन हम भूल रहे हैं, एक लाइन का 2 लाइन भूल रहे हैं हम, समझे? P स्क्वायर बराबर 18 इंटू Q स्क्वायर लिखे ना, इसके बाद आपको लिखना है, भैया इसका लिखना है, इसका P स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू Q स्क्वायर लिखे, इसके बाद आपको लिखना है, इसके नीचे फिर लिखना है आपको। देखिए गलती हम कर रहे हैं, क्यों बताइएगा? P स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, अब मिटेगा तो माफ़ कीजिएगा, और आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिएगा समझ के। ठीक ना, तो देखिए P स्क्वायर जो है 18 इंटू Q स्क्वायर है, बराबर 18 इंटू Q स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर जो है ना, P स्क्वायर जो है 18 से पूर्णतः विभाज्य है। इसलिए P भी जो है ना 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए हल्का हाथ से लिख दिया, ठीक ना। तो समझे बात को, इस लाइन को आपको इसके बाद लिखना है, तब लिखना पुनः माना कि P बराबर 18 इंटू K, जहाँ K जो है कांस्टेंट है, अगेन दोनों तरफ वर्क करने पर इतना मिला। और फिर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से काम करेंगे हम लोग, लेकिन इस लाइन को लिखने के बाद तब इसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो P स्क्वायर इसको इक्वल टू 18 इंटू Q स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसका इस लाइन को लिखिएगा, ये वाला लाइन दूसरा लाइन लिखिएगा, इसका तब लिखिएगा इधर, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग फिर आगे की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला जो इक्वेशन आया था हम लोग का, P स्क्वायर इक्वल टू आया था क्या, 18 Q स्क्वायर, ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे हम लोग। और सेकंड जो इक्वेशन आया था P स्क्वायर इक्वल टू आया था 324 K स्क्वायर, यही आया था ना, बोले जी यही आया था, इक्वेशन सेकंड माने। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। भैया समीकरण क्या है, इसी को बोलते, क्या बोलते हैं इक्वेशन, ठीक ना।
समीकरण 2 से, ध्यान दीजिएगा। तो पी स्क्वायर मैच करता है, मतलब LHS बराबर, तो RHS भी बराबर हो जाएगा 18 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर 324 के स्क्वायर हो जाएगा, 324 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से बोले भैया क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा 324/18 की स्क्वायर आ गया, तो 18 गुना 18 की जगह तो 324 आएगा, करके देख लीजिएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू आया 18 के स्क्वायर, यहाँ से देखने को मिलता है हमारे लोग, एक बात अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्यू स्क्वायर जो है ना, ध्यान दीजिएगा, क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 18 से पूर्णतः विभाज्य है, क्या विभाज्य है, ठीक है। इसीलिए चूँकि इतना, इसीलिए क्यू भी 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा, बात को समझे। तो यहाँ पे एक बात कॉमन नज़र में आ रहा है हम लोग का कि जो P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ध्यान दीजिए, P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है भाई, गुणनखंड जो आ रहा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 18 के क्यू स्क्वायर है, इधर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 18 के स्क्वायर है कि नहीं है, 18 के स्क्वायर है। तो यहाँ पे 18 इधर भी है, 18 इधर भी है, इधर पी स्क्वायर इधर क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर में 18 है, इधर भी 18 है, समझ रहे ना। एक कॉमन उभयनिष्ठ है, कॉमन क्या है, फैक्टर है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आया 18 है, क्या लिखेंगे भाई 18 है, बल्कि 1 आना चाहिए। पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 18 है, मतलब 18 है, लेकिन पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा कि 3√2 जो है ना एक, इसलिए हमारी समझे, याद है 1 होना चाहिए, लिखेंगे क्या, इसलिए हमारी मानना है कि हमारा मानना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत मतलब रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, बल्कि 18 आ रहा है, ठीक है, पी और क्यू में। तो हमारा मानना है कि 3√2 जो है ना एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3√2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, हम लोग का फाइनली ही प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ भाई, ठीक है। तो मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।